आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम करेंगे हड़प्पा सभ्यता के लोगों के आर्थिक और धार्मिक जीवन की चर्चा। आर्थिक जीवन, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के लोग करते क्या थे, क्या उनके मुख्य काम धंधे थे जिससे वो अपनी आजीविका चलाते थे। तो जैसे कि आजकल भी कृषि एक मुख्य कार्य है, हड़प्पा सभ्यता के समय में भी कृषि एक मुख्य व्यवसाय था। अब हड़प्पा सभ्यता एक नदी घाटी सभ्यता थी। इसका मतलब ये हुआ कि नदी घाटी सभ्यता होने के कारण इसका क्षेत्र उपजाऊ था। अच्छा उपजाऊ क्षेत्र होने की वजह से कृषि अच्छी होती थी, सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता रहती थी, नदियों से नहरें भी निकाली गई थी। इसके अलावा जो वर्षा का पानी होता था उसको भी स्टोर कर लिया जाता था। जैसे कई स्थानों से हमें इसके चिन्ह भी मिले हैं, इसके सबूत भी मिले हैं। धोलावीरा से, शोरतुघई से नहरों के मिले हैं, धोलावीरा से जलाशय मिले हैं खुदाई में। तो सिंचाई के लिए ये पानी उपलब्ध इनके पास रहता था। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वर्षा के पानी को रोक लेते थे, या कई बार नदियों में बाढ़ें आती हैं तो उसके पानी को भी बांध बना लेकर वो रोक लेते थे और सिंचाई में काम लेते थे। सिंचाई के लिए पानी उनके पास था ही, और उन्होंने कृषि करने के लिए डिफरेंट यंत्र भी बनाए हुए थे। इन यंत्रों के बारे में पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि ये यंत्र लोहे के बने हुए नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। उनके यंत्र शायद लकड़ी के बने हुए थे, और हम सब जानते हैं कि लकड़ी जो है वो समय के साथ जो गल जाती है या समाप्त हो जाती है। इस कारण से खुदाई में उनके यंत्र नहीं मिले हैं। तो उनके यंत्रों के बारे में सटीक रूप से हम कुछ कह नहीं सकते। समय बीतने के कारण उनके ये शायद नष्ट हो गए। हमें खुदाई में जो मोहरें मिली हैं उन मोहरों पर हमें बैल के चिन्ह मिले हैं। अलग अलग तरह की मोहरों पर वो अलग अलग तरह के पशु पक्षियों और पेड़ों के चित्र अंकित करते थे। तो कुछ मोहरों पर हमें बैल के चित्र मिले हैं। इसके अलावा बनावली में मिट्टी से बने हुआ हल का मॉडल मिला है, प्रतिरूप मिला है। और ऐसा ही बनावली के अलावा चोलिस्तान में भी मिला है। चोलिस्तान और बनावली, इन दोनों ही स्थानों से हमें हल के प्रतिरूप मिले हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हलों का उपयोग करते थे, उसी में बैलों को जोता जाता था और इस तरह से खेती की जाती थी। यहाँ की जो मुख्य फसलें रही हैं वो है गेहूँ, जौ, दालें, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा इत्यादि। इसके अलावा एक मुख्य फसल कपास भी थी। ये लोग कपड़ा बनाना जानते थे, जिसके अनेक जो है एविडेंसेस मिले हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पुजारी की मूर्ति मिली है, पुजारी राजा की मूर्ति, उसमें उसे शॉल ओढ़े हुए दिखाया गया है। तो उससे पता चलता है कि ये कपड़ा बनाना जानते थे। तो कपास यहाँ की एक मुख्य फसल थी। फसलों की पैदावार काफ़ी अच्छी होती थी। फसलें इतनी होती थी कि इनके केवल वर्तमान के लिए ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी बचती थी। हमने जो इसके केंद्र किए थे उसमें हमने किया था कि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, इनमें जो है अन्नागार के अवशेष मिले हैं। तो जो अतिरिक्त अनाज होता था वो इन अन्नागारों में रखा जाता था, ताकि इन फ्यूचर कभी भी उसकी ज़रूरत हो तो उसका इस्तेमाल किया जा सके। तो ये इनका कृषि मुख्य कार्य हो गया।
उनका दूसरा मुख्य कार्य था पशुपालन। पशुपालन, एनिमल रियरिंग। हम सब जानते हैं कि अक्सर भारत में जो है शुरू से ही और अब तक भी मिश्रित खेती होती है। मिश्रित खेती या मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? जिसमें कृषि के साथ साथ पशु भी पाले जाते हैं, और ये इस सभ्यता का भी दूसरा मुख्य व्यवसाय था। हड़प्पा के लोग अनेक तरह के पशु पालते थे। इनमें भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस, कुत्ता, ऊंट एक्सेट्रा। तो ये सारे जो पशु थे, इनके अलग अलग उपयोग ये करते थे। कुछ पशुओं से ये दूध लेते थे, और कुछ पशु इनकी कृषि में सहायता करते थे, ठीक है। और कुछ रखवाली में या शिकार करने में इनकी सहायता करते थे, जैसे कुत्ता घर की रखवाली में और शिकार करने में सहायता करते थे। कुछ पशुओं से इनको मांस प्राप्त होता था, और कुछ पशुओं से इनको ऊन भी प्राप्त होती थी। इसका मतलब ये सूती वस्त्र के साथ साथ ऊनी वस्त्र बनाना भी जानते थे। और इसके अलावा ये लोग कुछ अन्य पशु भी पालते थे, जैसे पेट्स रखते हैं हम लोग, पेट्स पालते हैं, पालतू पशु, मोर, हिरन, खरगोश इत्यादि भी ये लोग पालते थे। घोड़े के जो है ना जानकारी हमें हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलती है। शायद ये लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। अगर घोड़े से परिचित होते तो उसके भी जो अवशेष हैं, जैसे जो हड्डियां हैं, वो मिलती, बाकी जानवरों की मिली हैं, तो घोड़े की नहीं मिली हैं। इस कारण से हम कह सकते हैं कि ये घोड़े से शायद परिचित नहीं थे। तीसरा उनका मुख्य जो उद्योग था, मुख्य जो आर्थिक कार्य था, वो था उद्योग। इन्होंने विभिन्न तरह के उद्योग स्थापित किए हुए थे। इनके उद्योगों में मुख्य उद्योग था कपड़ा उद्योग। अब कपास की खेती ये करते थे, और उससे सूत काटते थे। सूत काटने की जो तकली है ना, वो भी खुदाई में मिली हैं। तकली मिली हैं, या जो स्पिंडल है, चरखा है, उसके अवशेष मिले हैं। तकली वो होती है स्पिंडल जिस पे धागा लपेटा जाता है सूत काटते हुए। और कपड़ा उद्योग इनके लिए आप इसका महत्व इस बात से भी समझ सकते हैं कि ये कपड़े का निर्यात करते थे, सूती वस्त्रों का, ठीक है। तो ये इनका एक मुख्य उद्योग था। कपड़े का उद्योग जो है ना, उसमें कपड़े कई तरह के काम हो जाते हैं। सिर्फ धागा से कपड़ा बनाना ही नहीं, बल्कि उसको जो रंगाई है, उसकी सिलाई है, उसकी कढ़ाई है। हमें जो है ना पुजारी की मूर्ति पर शॉल पे डिज़ाइन मिला है, तो शायद कढ़ाई या डिज़ाइन बनाने ये कार्य भी ये लोग करते थे, और उसमें पूरी तरह निपुण थे। ऊनी वस्त्र भी ये लोग बनाते थे। फिर इन लोगों को विभिन्न धातुओं का ज्ञान था, जैसे सोना, चांदी, तांबा इत्यादि। इन सब धातुओं का इनको ज्ञान था। इन धातुओं का यूज़ कैसे करते थे वो? कुछ का यूज़ तो आभूषण बनाने में होता था, और कुछ से बर्तन बनाए जाते थे। बर्तन बनाने की कला भी ये जानते थे। तो ये भी एक तरह से उस समय के उद्योग थे। इसके अलावा जो शिल्प उद्योग है, जैसे जो मनका बनाने का हमने पहले भी किया, इनका जब हमने कला और शिल्प के बारे में किया था, तो मनका बनाने का उद्योग भी था, जो लोथल में जिसके काफ़ी अवशेष मिले हैं। इसके अलावा कुछ लोग बढ़ईगिरी का काम करते थे, फर्नीचर बनाते थे। अब फर्नीचर की ज़रूरत तो सबको होती है। इनके भवन अच्छे शानदार बने हुए थे, और उनमें फर्नीचर का उपयोग भी ये करते थे। तो इस तरह से ये इनके मुख्य उद्योग हुए। अब आगे है इनका जो चौथा आर्थिक कार्य, वो है व्यापार और वाणिज्य। अब ये लोग उद्योगों में इतनी सारी वस्तुएं बनाते थे, उसके लिए कच्चा माल भी सब चीज़ों के लिए इनके पास अवेलेबल नहीं था। कुछ कच्चा माल ये दूसरे प्रदेशों से मंगाते थे, तो वो सब क्या कहलाएगा? व्यापार और वाणिज्य कहलाएगा। अब व्यापार और वाणिज्य जो ये लोग करते थे, वो
दोनों तरह का करते थे। दूसरे देशों के साथ भी व्यापार करते थे, जिसको हम अंतर देशीय व्यापार कह सकते हैं। ऐसे चिन्ह मिले हैं कि ये ओमान से तांबा मंगाते थे, ठीक है, या फिर दिलमून, जिसको बहरीन द्वीप आजकल हम कहते हैं, और मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया यानी वर्तमान इराक जो है, वहाँ से भी इनका व्यापार होता था। हड़प्पा की बहुत सारी मोहरें वहाँ खुदाई में मिली है मेसोपोटामिया में, और मेसोपोटामिया की जो वस्तुएं हैं वो हड़प्पा में मिली हैं। तो उससे पता चलता है कि इनका आपस में व्यापार होता था। इसके अलावा जो अंतर क्षेत्रीय व्यापार होता था, यानी हमारे ही देश के अंदर जो विभिन्न क्षेत्र थे उनके साथ भी इनका व्यापार होता था। जैसे गुजरात से जो प्रीशियस स्टोन है, कीमती पत्थर है, वो मंगाते थे। दक्षिण भारत से सोना मंगाते थे, राजस्थान से तांबा मंगाते थे, और अन्य चीज़ें भी ये मंगाते थे। जैसे मोती, जो समुद्र तट है उसके आसपास से इनको ऐसे पत्थर मिल जाते थे जिससे ये सुंदर मोती बनाते थे। हड़प्पा वासी जो थे वो आयात और निर्यात किन वस्तुओं का करते थे? वो निर्यात करते थे सूती वस्त्रों का, सूती कपड़े का, आभूषणों का, मोती का, हाथी दांत का, और हाथी दांत से बने आभूषणों का भी वो निर्यात करते थे। और इसके बदले में कौन कौन सी चीज़ें हड़प्पा में आती थी? सोना। अब वो व्यापार करेंगे, व्यापार के बदले में या तो वस्तुएं मिलेंगी या सोना। बार्टर सिस्टम होता है ना, कि गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है। लेकिन अगर वहाँ की गुड्स की हड़प्पा में डिमांड नहीं है तो बदले में क्या लेते थे? ये सोना, चांदी, तांबा। इसके अलावा कॉस्मेटिक भी ये मंगाते थे। जो महिलाएं हैं, या महिलाएं तो खैर ज़्यादा यूज़ करती है, लेकिन उस टाइम के पुरुष भी कॉस्मेटिक का यूज़ करते थे, श्रृंगार की वस्तुओं का यूज़ करते थे, तो वो भी ये लोग मंगाते थे। फिर है इनकी जो पांचवी आर्थिक गतिविधि है, तोल तथा माप। अब ये जब व्यापार करते थे तो वस्तुओं को या तो तोल के देते थे या माप के देते थे। कुछ वस्तुएं होती हैं जो उनका मापा जाता है, जैसे कपड़ा है उसको माप के दिया जाता है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो तोल के दी जाती हैं। तो इन्होंने माप तोल के जो यंत्र थे या उपकरण थे वो भी बना रखे थे। इन्होंने विभिन्न प्रकार के बाट बनाए हुए थे। बाट होते हैं ना जिनसे हम वस्तुओं को तोलते हैं। और ये बाट किस पत्थर से बने होते थे? चर्ट नामक पत्थर से ये सारे बाट इन्होंने बनाए हुए थे। इनके बाट में ना छोटे और बड़े सभी तरह के बाट थे। अब जो बड़ी बड़ी भारी वस्तुएं हैं उनको तो बड़े बाटों से तोला जाता है, लेकिन जैसे जो आभूषण होते हैं, सोने चांदी कीमती धातुएं होती हैं, उनके लिए छोटे छोटे बाट यूज होते हैं। तो ऐसे छोटे बाट भी इन्होंने बनाए हुए थे जो कीमती धातुएं हैं उनको तोलने के लिए। खुदाई में जो है वो तराजू भी मिली है, ठीक है। तो तराजू और पैमाने भी मिले हैं। पैमाने जैसे मीटर में, गज में कपड़ा मापा जाता है ना, तो उस वो भी मिले हैं खुदाई में। इसका मतलब इनका उपयोग होता था। अब बाट देखो, इन्होंने पूरी सभ्यता में एक ही रेशो के बाट मिले हैं। 1:4, 8:4, 8:16, 64 के अनुपात में मिले हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जब एक जैसे मिले, इसका मतलब बाटों पर सरकारी नियंत्रण था। कोई अपनी मर्जी से बाट नहीं बना सकता था। जैसे आजकल भी सरकारी नियंत्रण होता है ना, 1 किलो ही होगा, चाहे आप उसको यहाँ तोलें या आप कहीं और तोलें, भारत के किसी भी हिस्से में जाकर तोलें, तो वो 1 किलो ही होगा। तो इसी तरह का जो नियंत्रण है वो हमें उस समय भी देखने को मिलता है कि उस समय में भी बाटों पर कोई ना कोई नियंत्रण, सरकारी नियंत्रण होता था। तो इस सारे विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि इनका आर्थिक जीवन काफी उन्नत स्तर का था। इतिहासकार जो एच.वी. श्रीनिवास मूर्ति हैं वो भी कहते हैं कि इस सभ्यता के लोगों का जीवन स्तर
जो उस काल की अन्य सभ्यताएं थी, जैसे मिस्र की सभ्यता, सुमेरिया की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता, उनसे काफ़ी ज़्यादा एडवांस था, काफ़ी ज़्यादा उन्नत था। तो उम्मीद है आपको यह आर्थिक जीवन उनका समझ में आ गया होगा। अब हम उनके धार्मिक जीवन के बारे में करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो धार्मिक जीवन था वो भी काफ़ी उन्नत था। हम सब धर्म को मानते हैं, कुछ कुछ लोग नहीं भी मानते, क्योंकि ये सबका अपना व्यक्तिगत विषय है। तो हड़प्पा के लोग भी एक अच्छा धार्मिक जीवन बिताते थे। इसका अनुमान हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि आज का जो हमारा हिंदू धर्म है उसमें अभी भी हमें बहुत सारी ऐसी जो है विश्वास मिलते हैं जो हड़प्पा के समय में भी थे। यानी वो विश्वास हम ये मानते हैं, वो प्रथाएं वो तब से अब तक चली आ रही हैं। तो इनके धार्मिक जीवन की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी? सबसे पहले देवी माँ की पूजा। आज भी हम महिलाओं को देवी का दर्जा देते हैं, उनकी पूजा करते हैं देवी माँ की। तो हड़प्पा के लोग भी देवी माँ की पूजा करते थे। अब इसका पता कैसे चलता है? क्योंकि खुदाई में मूर्तियाँ मिली है, महिलाओं की, स्त्रियों की मूर्तियाँ काफ़ी मिली हैं। और इन मूर्तियों पर जो खुदाई में मिली हैं, इन पर धुएं के धब्बे हैं। तो शायद ये धूप दीप जो है वो करते होंगे इन मूर्तियों के सामने, जैसे आज भी हम करते हैं। तो उससे इन मूर्तियों पर धुएं के धब्बे जो है वो आ गए। इसके अलावा जो मोहरें मिली हैं उस पर भी स्त्री के चित्र काफ़ी अंकित हैं। तो इससे भी पता चलता है कि स्त्रियों को ये लोग बहुत महत्व देते थे, उनका बड़ा आदर करते थे। ठीक है, तो इस सब से क्या पता चलता है कि ये लोग देवी माँ की पूजा करते थे। एक स्त्री की जो है मूर्ति मिली है, उसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। तो शायद ये पृथ्वी को भी देवी माँ मानकर उसकी पूजा करते थे। दूसरी है शिव की पूजा। शिव की पूजा हम आज भी करते हैं। तो मोहनजोदड़ो से मोहर मिली है जिस पर एक योगी बैठा है, योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं, और उसके 3 मुख दिखाए गए हैं। योगी की मुद्रा में जो बैठे हैं उसके 3 मुख हैं, और उनके आसपास पशु दिखाए गए हैं। तो विद्वान ये मानते हैं कि ये शिव की पूजा है, या शिव को ही हम योगी कहते हैं, महायोगी शिव को ही माना जाता है, उनको ही 3 मुख वाला माना जाता है। और पशुपति नाथ भी शिव को कहा जाता है, क्योंकि जो पशुओं के मिले हैं चित्र में, जो आसपास उनके पशु दिखाए गए हैं, जैसे दाई और हाथी है, और शेर है, बाई और गैंडा है, और सांड है, नीचे 2 हिरन दिखाए गए हैं उनके सिंहासन के नीचे। तो इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि ये शिव की पूजा है, और ये तभी से अब तक चली आ रही है। शिव को ही त्रिमुखी, पशुपति और योगेश्वर कहा गया है। उनके धार्मिक जीवन की तीसरी विशेषता है पशुओं और वृक्षों की पूजा। ये लोग जो है ना, कुछ पशुओं को पवित्र पशु मानते थे, कुछ वृक्षों को मानते थे जिनकी वो पूजा करते थे। मोहरों पर हमें उनके काफ़ी चित्र भी मिले हैं, जैसे कुबड़ वाला बैल, आज भी हम उसको जो है ना नंदी बैल की संज्ञा देते हैं, शिव का मानते हैं। तो उसके काफ़ी चित्र मिले हैं। इसके अलावा जो पेड़ों में हैं, पीपल के बहुत सारे चित्र मिले हैं। जो वहाँ की मोहरें हैं सबसे ज़्यादा, उसमें अगर पेड़ों में अगर हम देखें तो पीपल के ही चित्र मिलते हैं। तो आज भी पीपल को एक जो है ना पवित्र वृक्ष माना जाता है, और बैल को, जिसको हम कह सकते हैं नंदी बैल, उसको भी पवित्र माना जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य जो पशुओं के चित्र मिले हैं उनमें है हाथी, गैंडा। हाथी को आज भी हम जो है ना गणेश जी से रिलेटेड करते हैं, उनकी सूंड को। इसके अलावा जो है सांड और भैंसे के चित्र भी वहाँ के कुछ मोहरों पर मिले हैं। तो हो सकता है इनको
की भी पूजा की जाती हो। फिर अगली विशेषता है उनके अन्य धार्मिक विश्वास, कि इन ये तो उनका मुख्य धर्म हो गया। कुछ हम लोग हमारे कुछ धार्मिक विश्वास भी होते हैं ना जो हम करते हैं। तो वो लोग भी हमारी तरह बहुत सारी बातों में विश्वास करते थे। वो लिंग पूजा करते थे। लिंग पूजा जो है, बहुत सारे लिंग ऐसे मिले हैं, पत्थर और छल्ले, जिनको लिंग पूजा कहा जा सकता है। सृजन शक्ति के प्रतीक के रूप में वो इसकी पूजा करते थे, ऐसा विश्वास है विद्वानों का। इसके अलावा बहुत सारे जो स्नानागार मिले हैं, हड़प्पा में महान स्नानागार मिला है, तो उससे भी क्या पता चलता है कि ये जल पूजा करते थे। आज भी हम जल को बहुत महत्व देते हैं, उसकी पूजा करते हैं। विशेष अवसर होते हैं तो पवित्र जल में स्नान करने के लिए जाते हैं, तो उस समय में भी जल पूजा की जाती थी। इसके अलावा नागों की पूजा की जाती थी। प्राकृतिक शक्ति, सूर्य जो है वो प्राकृतिक शक्ति है, तो उस समय में भी प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती थी, सूर्य की पूजा की जाती थी। इसके अलावा जो है वो कालीबंगा में और बनावली में जो है हवन कुंड मिले हैं, तो उससे ये पता चलता है कि ये लोग शायद यज्ञ हवन भी करते थे, तभी तो हवन कुंड मिले हैं, बनावली में मिले हैं और कालीबंगा में मिले हैं। और खुदाई में बहुत सारे ताबीज़ मिले हैं। ताबीज़ मिलने का क्या अर्थ है कि ये लोग शायद भूत प्रेत में, जादू टोने में विश्वास करते थे, इस कारण से ये ताबीज़ों का प्रयोग करते थे भूत प्रेतों को भगाने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अंधविश्वास धर्म में उस समय में भी थे। तो ये हड़प्पा के लोगों का धार्मिक जीवन हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ताकि दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। ओके, हैव ए गुड डे।